करेंगे हम ताजमहल विवाद की। दरअसल ताजमहल में शाहजहां के उर्स को लेकर हिंदू संगठन ने कड़ा विरोध जताते हुए एएसआई ऑफिस के गेट के सामने पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दरमियान शंखनाद करते हुए संगठन ने इसे धर्म युद्ध की शुरुआत बताया। हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उर्स नहीं रोका गया तो तेजो महालय में शिव तांडव होगा। वहीं इस प्रदर्शन पर जहां मौलाना ने ऐतराज जताया, वहीं संतों ने इसे सही बताया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। आगरा में हिंदूवादी संगठन ने ताजमहल में शाहजहां के उर्स का विरोध किया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई दफ्तर के गेट पर पुतला दहन किया और शाहजहां के उर्स पर रोक लगाने की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शंखनाद कर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जैसे कि हमने ज्ञापन दिया था 4-5 दिन पहले, कार्रवाई करने के लिए कहा था कि उर्स को रुकवा दिया जाए। कोर्ट में केस चल रहा है हमारा और इन्हें कोर्ट का भी उल्लंघन किया है, इसलिए वो हमारा शिव मंदिर है, उसको हम लेके रहेंगे। मैं मीना दिवाकर धर्म युद्ध का ऐलान करती हूँ, किसी के कहने से मैं नहीं रुकूंगी, यानी कि जो शिव मंदिर है उसको मैं लेके रहूंगी। ताजमहल में शाहजहां के 371वें उर्स का हिंदू महासभा के विरोध करने पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जताया है। तो ये परंपरा जारी रहना चाहिए और ऐसी परंपराओं का विरोध बेजा है और इस तरह का विरोध करके हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने वाली बात की जा रही है। इस तरह की चीजों पर प्रशासन को कदगन लगाना चाहिए और रोक लगाना चाहिए। वहीं उर्स कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि अगर हिंदूवादी ताजमहल में भगवा लहराना चाहते हैं तो शौक से लहराएं। भगवा लहराने के लिए एएसआई परमिशन देगी या नहीं, ये उनकी मर्जी है। लहराएं, उनकी मर्जी है। हमारे कहते डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट है। हम शाहजहां के जमाने के खादिम है, हम अपनी खादिमता का फर्ज निभा रहे हैं। डिपार्टमेंट जाने वो जाने, हमें कोई एतराज नहीं। उर्स के विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। उर्स विवाद पर संतों का कहना है कि एएसआई को सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर उन्होंने वहाँ ये कार्यक्रम किया तो हम संत महात्मा लोग वहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जाएंगे, ध्वज लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे। तब सरकार कहेगी कि महात्मा लोग उपद्रव कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। मतलब उनके लिए पूरा कानून क्यों नहीं है कि वो उनको रोक लगाए कि आप ऐसा कार्यक्रम यहाँ नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार से कोई कार्य किया जाएगा तो भगवान शिव की प्रतिमा और भगवान शिव का वहाँ दिव्य देवालय, और हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं। सारे संत समाज, सारे हिंदू सनातनी और सरकार से हमारी मांग है और पुरातत्व विभाग से कि इस प्रकार से कोई कार्य न किया जाए। अपने सनातन धर्म के लिए हम लोग वहाँ पर जाकर के एकजुट होकर के सारे हिंदू महासभा के लोगों के साथ हम लोग जाकर के वहाँ पर घेराव करेंगे और उस स्थान को अपने कब्जे में लेंगे, क्योंकि वह भगवान भोलेनाथ का स्थान था और वह भगवान भोलेनाथ का ही दिव्य तेजो महल वो है और वो हमारा ही रहेगा। आगरा में हिंदू संगठन का कहना है कि तेजो महालय का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तेजो महालय में उर्स नहीं रुका तो शिव तांडव भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर रेड को लेकर ईडी और ममता बनर्जी के बीच चल रही जंग में आज यानी कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन की सुनवाई में ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर पर तुरंत रोक लगा दी गई और इसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। ममता बनर्जी, टीएमसी और बंगाल पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। ये कानूनी जोर का तमाचा है। उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है
अराजकता की मूर्ति हैं और जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी as chairperson of All India Trinamool Congress, she had tried her best to protect her party's database और अभी ईडी इसको डिस्टॉर्ट करके वो कोर्ट में गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ बड़े घटनाक्रम हुए। ईडी की तरफ से इस मामले में डकैती वाला केस दर्ज करने की मांग हुई। ये भी कहा गया कि बंगाल में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर पथराव करवाया गया और सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि जब हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी तब टीएमसी के लीगल सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भीड़ बुलाई, हंगामा करवाया, जिसके चलते पहले दिन हाई कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो पाई। खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। यहाँ बंगाल के लोगों की ऊपर से पानी बह रही है, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में 8 जनवरी को ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाली आईपैक नाम की प्राइवेट कंपनी के खिलाफ ईडी की रेड हुई। तब खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। साथ में बंगाल के डीजीपी भी थे। आरोप लगा कि बंगाल सरकार के अधिकारी ईडी की जांच से जुड़ी फाइल्स और लैपटॉप उठा कर ले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई टीएमसी कोई बड़ा राज छिपा रही है, जिसके चलते ये बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा किया गया। देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। गुरुवार शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी को की जाएगी। लेकिन उससे पहले सामने आए एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल्स ने मुंबई की सियासत में हलचल तेज कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में एक बार फिर महायुति का परचम लहराता हुआ दिख रहा है, जबकि ठाकरे बंधुओं की एकजुटता का जादू चलता नहीं दिख रहा। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए मतदान पूरा हो गया है। शाम 5:30 बजे तक मुंबई सहित ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य प्रमुख नगर निगमों में वोट डाले गए, जिसमें आम से लेकर खास सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक और फिल्म स्टार से लेकर खिलाड़ियों तक सभी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल नजर आए, अपने घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे। वैसे तो महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं, लेकिन सबकी नजर बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका पर है और सवाल एक ही है कि आखिर कौन बनेगा मुंबई का किंग। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां सत्ताधारी महायुति की सीधी टक्कर ठाकरे ब्रदर्स की सेना से है, जो 20 साल के बाद बीएमसी चुनाव में साथ आए हैं। बीएमसी चुनाव के दौरान वोटिंग के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज दिखी। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है, ये तो गंभीर है। और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीव्ही चॅनल पर मैंने देखा भी। याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत। आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का, आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आया। पलटवार में कहा गया कि विपक्ष पहले से ही हार का बहाना तलाश रहा है। देखिए अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो वो तो ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही इनको हम
इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। बीएमसी को ठाकरे परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता है, इसलिए बीएमसी चुनाव को उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बावजूद जमीन पर इसकी चुनावी ताकत को लेकर सवाल बने हैं। नतीजे कल आएंगे और पता चलेगा कि बीएमसी की बाजी कौन जीतेगा, मुंबई की चाबी किसके हाथ लगेगी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से बीएमसी के 227 वार्ड में से बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। यूबीटी को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल असल नतीजों के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केजीएमयू लव जिहाद केस में एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। केजीएमयू लव जिहाद केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी परवेज अंसारी ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। 2012 में एसएन मेडिकल कॉलेज से दोनों ने की थी पढ़ाई। एसटीएफ का मानना है कि इसी दौरान दोनों संपर्क में आए और बाद में ये संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गया। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। केजीएमयू लव जिहाद केस में बहुत बड़ा खुलासा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी से डॉक्टर रमीज का कनेक्शन। केजीएमयू लव जिहाद केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि केजीएमयू लव जिहाद केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज और दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी परवेज अंसारी ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। जिस साल डॉक्टर रमीज ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था, उसी साल दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी ने कॉलेज में एमडी में दाखिला लिया था। एसटीएफ का मानना है कि इसी दौरान दोनों संपर्क में आए और बाद में ये संपर्क एक संगठित नेटवर्क में बदल गया। अब एसटीएफ जांच कर रही है कि डॉक्टर रमीज और परवेज अंसारी उस दौरान और किस किस के संपर्क में थे। डॉक्टर रमीज के संबंध आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आए हैं। डॉक्टर रमीज आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज का पूर्व छात्र रह चुका है। अब एसटीएफ की टीम जानकारी जुटा रही है कि आगरा में उस दौरान डॉक्टर रमीज किन किन के संपर्क में था। इतना ही नहीं, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल परवेज अंसारी के संबंध भी एसएन मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आए थे। परवेज अंसारी भी इसी कॉलेज का मेडिकल का स्टूडेंट रह चुका है। अब पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिर 2012 से लेकर 2025 तक ऐसे कौन कौन से छात्र थे जो इन दोनों के संपर्क में थे। साथ ही एसटीएफ ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि डॉक्टर रमीज का मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी आना जाना था। अब एसटीएफ मुस्लिम इलाकों में जाकर जांच कर रही है आखिर डॉक्टर रमीज और परवेज अंसारी मुस्लिम इलाकों के किस किस के संपर्क में थे, कौन इनका दोस्त था और किस से फोन पर बात करते थे। इसके अलावा एसटीएफ की टीम आगरा के जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां पर भी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर रमीज और परवेज अंसारी दोनों ही मुस्लिम इलाकों में आना जाना रहता था। तो आखिर मुस्लिम इलाकों में ये लोग किन के संपर्क में रहते थे, किन से बातचीत करते थे, कौन इनका दोस्त था, इन सभी बिंदुओं पर आगरा एसटीएफ जांच करती दिखाई दे रही है। केजीएमयू लव जिहाद केस की जांच एसटीएफ को सौंपे जाने के बाद में आगरा से लेकर लखनऊ तक गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। इसी कड़ी में एसटीएफ ने कॉलेज प्रशासन से साल 2012 में अब तक का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। एसटीएफ ने कॉलेज से जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा, हॉस्टल रिकॉर्ड सहित करीब 13 वर्षों का डेटा तलब किया है। एसटीएफ का मानना है कि डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज दोनों की पढ़ाई एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़ी रही है, इसलिए एसटीएफ इस रिकॉर्ड को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। साल 2012 से 2025 तक के जितने भी छात्र हैं, इन सभी का ब्यौरा एसटीएफ की टीम ने कॉलेज प्रशासन से मांगा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं एक बार फिर से अवैध धर्मांतरण के अवैध सिंडिकेट का बड़ा खुलासा इस मामले में हो सकता है,
फिलहाल एसटीएफ की टीम इस पूरे मामले में जांच करती दिखाई दे रही है। इन सभी बिंदुओं पर आगरा एसटीएफ जांच करती दिखाई दे रही है। आमिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और चलिए कोटा से इस बीच बड़ी खबर है। संतोषी नगर इलाके में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। घर में घुसकर चाकू से 2 भाइयों पर हमला किया गया। दोनों भाइयों ने भी हमलावर पर चाकू से वार किया है। तीनों घायलों को अस्पताल लाया गया है। महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चाकू की वारदात, बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। इस बीच तीनों घायलों को अस्पताल लाया गया है। संतोष नगर इलाके में चाकूबाजी की घटना से यहां पर दहशत फैल गई है। घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया 2 भाइयों के ऊपर। दौसा से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार रामकेश मीणा की मौके पर मौत हो गई है। लालसोट क्षेत्र के होदियाली बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। मृतक के शव को लालसोट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। इस हादसे में सड़क हादसे में रामकेश मीणा की मौत, जो कि बाइक सवार थे। लालसोट क्षेत्र के होदियाली बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की दौसा से। यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बयान में कहा था कि एसआईआर में फर्जी वोटर जोड़ने पर उन्होंने एफआईआर का ड्राफ्ट बनाकर कार्यकर्ताओं को भेजा है। इस पर मंत्री ओपी राजभर ने निशाना साधा है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, ऐसे में विपक्ष को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि एसआईआर को लेकर उन्होंने एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे कार्यकर्ताओं को बांटा जा रहा है। जहां गड़बड़ी लगे वो एफआईआर कर सकते हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर पर दिए अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। ओपी राजभर ने कहा कि मृतक 46 लाख लोग स्वर्ग नर्क में हैं, उन्हें तो वही ला सकते हैं। उनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो, जो एसआईआर पर अगर बयान देते हैं तो इन लोगों को स्वर्ग और नरक जाना चाहिए। और वहाँ जो 46 लाख लोग मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए हैं, इन लोगों को जाके वहाँ से ले आना चाहिए और उनका जो है एफिडेविट जो है बनवा करके साक्ष्य सबूत बीएलओ के पास जमा कराएंगे। भाई देखिए ये स्वर्ग से ले आए हैं और ये नरक में थे, ये स्वर्ग में थे, तो ये लोग आ गए हैं, इनका नाम चढ़ा लिया जाए। एसआईआर के मुद्दे पर पंकज चौधरी ने विपक्ष को घेरा है। उनका कहना है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते हमने भी अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया है, किसी भी वोटर का नाम छूटने ना पाए। एसआईआर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है जी, लेकिन हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि एसआईआर अगर हो रहा है तो हमारा कोई मतदाता छूटने ना पावे। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि जहां भी जिसका भी नाम छूटा हो, और एक टारगेट दिया गया है कि उसको पूरा करें। यूपी में करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद सियासी घमासान जारी है। एसपी और कांग्रेस जहां लगातार सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती